those who doesn't have any experience of how does the exam go, online exam, प्लीज आप लोग एक ऑनलाइन मॉक दो, ठीक है? अगर आपने मॉक नहीं दिया है तो प्लीज गिव एन ऑनलाइन मॉक, बैठ के प्रॉपर 2 घंटे टाइमर लगा के कंप्यूटर के आगे। आपके घर में बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, जो लोग ऑनलाइन एग्जाम दे चुके हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। हमारे घर में बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, एसी होता है, हमारा लैपटॉप वैसा होता है जिसके ऊपर हमारा हाथ बैठा हुआ है। बट जो एक्चुअल एग्जाम होता है, यू नेवर नो कि उसका डेस्कटॉप कितने साल पुराना हो, उसका कीबोर्ड कैसा हो, उसका माउस कैसा हो, सिस्टम कैसा चलता हो, एंड यू जस्ट नेवर नो कि वहां का इन्विजिलेशन कैसा हो। तो अगर आप बैठ के बता भी रहे हो सर ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, नोबडी इज गोइंग टू एंटरटेन यू। हो सकता है कि वहां पे एसी ना हो, कुड बी एनीथिंग। So you have to be prepared that it could be worst of the worst experience of your life. अगर आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहोगे then it will definitely be a good experience, ठीक है? एंड डीयू का भी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, डीयू कब जागेगा क्या होगा, एज इफ नाउ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो तो यही कह रहा है कि 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। आई ऑल्सो होप सो कि एग्जाम हो जाए ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं, आप लोग भी फ्री हो जाओ, और एक जगह वी शुड, या सॉरी 9th को, सो हम एटलीस्ट एक जगह हो जाए, आर या पार, है ना? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मुझे डिस्कस करना है आप लोगों से, मैंने 5 साल के कुछ पेपर्स हैं जिनको एनालाइज किया है बीएचयू के, और पूरा उसका एक पूरा डेटा बनाया है, और मैंने उसकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बना ली है कि आप लोगों को किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट करें? अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कहाँ? एक सेकेंड। मैं 1 मिनट ना, आई बी बैक इन अ मिनट। ब्लैंक पेपर नहीं मिलता है, पेपर के पीछे आपको एक ग्राफ शीट मिलती है काम करने के लिए, वहां ही मिलेगा, आपको कुछ नहीं लेके जाना। तो वहां पर ही आपको एक ब्लैंक शीट मिलती है रफ काम करने के लिए। तो आई थिंक आपको पैटर्न तो सबको पता ही होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, ये वो। यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट? बताओ, यू वांट मी टू एक्सप्लेन पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? ठीक है, गुड। तो एज यू ऑल नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम कैसे करता है ये। टोटल कितने क्वेश्चंस है हमारे पास पेपर में बताइए? टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? 150 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच। बड़े दिनों बाद क्लास हो रही है ना, तो मेरा सिस्टम बेचारा आदत छोड़ गया इसको। ओके, 150 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, 450 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, ठीक है? हर तीसरे क्वेश्चन, मतलब हर 3 क्वेश्चन पे एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क डिडक्शन, ठीक है? एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क डिडक्शन एंड 1 करेक्ट आंसर +3, ठीक है? ये तो बेसिक है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। इसके अंदर एक जो बड़ी अच्छी चीज है वो ये है कि इसने पूरे पेपर को डिवाइड किया हुआ है। कैसे? 100 क्वेश्चंस, मतलब जो 150 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस। ध्यान से समझिएगा,
जैसे कि इसने डिवीजन बनाया है, हम भी अपने टाइम का डिवीजन वैसे ही बनाएंगे। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम इज 120 मिनट्स। अब जरा एक बार आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन 2019 वाला पेपर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन 2019 का पेपर? यू हैव दैट? यू वांट मी टू गिव यू? अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, आई विल गिव यू 2019 का पेपर। उससे पहले ज्यादा मत जाना 2019 से पहले, क्योंकि 2019 में पैटर्न चेंज हुआ था, और जब 2019 में जो पैटर्न चेंज हुआ उसी के बेसिस के ऊपर 2020 का पेपर होने वाला है। तो मैं बेसिकली पूरी स्ट्रैटेजी जो है आपको फटाफट बताऊंगी, वो 2019 के पेपर के हिसाब से बताऊंगी। ओके, अगर किसी को चाहिए होगा तो ग्रुप पर मैं वैसे भी डाल दूंगी, आप लोग वहां से एक बार पेपर को रिव्यू कर लेना। ओके, नाउ कमिंग बैक टू हियर, व्हाट वी हैव सीन दैट कि इसने 150 क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस में डिवाइड किया एंड 120 इज द मिनट्स व्हाट वी हैव। सो ये वाले जो 150 क्वेश्चंस है ना, ये 150 क्वेश्चंस इसने, मैं आपको बताऊं 2018 या फिर 17, 2019 से पहले क्या होता था कि ये पूरे पेपर को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानता था, जो कि जनरली एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, पीओ वाला पेपर होता है। मतलब कि इसको नहीं पता था कि लॉ एंट्रेंस में लीगल पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, फैक्ट प्रिंसिपल पूछा जाता है, असर्शन रीजन पूछा जाता है। आई थिंक बीएचयू नेवर न्यू दैट। So since 2018 till 2018 it was just like a competitive CGL examination, SSC का CGL का पेपर, उसके ऊपर बस थोड़ा सा लीगल डाल देता था। बट 2019 was a revolutionary paper for BHU कि उसने पूरा पैटर्न बदल दिया। अब मैं कहूं कि जिन लोगों का मैथ्स और रीजनिंग खराब है, ठीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बीएचयू में एंट्री उनको आराम से मिल जाया करती थी जिनका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा होता था। Okay, so अब what I have observed from the preparation, what we have done for you, और जिस तरीके से हमने जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर आपने 2019 का पेपर ईमानदारी से सॉल्व किया होगा तो आप, और जो हमने पढ़ाया है आपने वो पढ़ा होगा, तो यू विल सी कि द पेपर इज वेरी इजी फॉर यू, वेरी इजी फॉर यू। बीएचयू का पेपर बहुत आसान आता है, तो पहले इस बात को बिल्कुल ऐसे अपने अंदर बिठा लो कि पेपर बहुत इजी आता है। आज मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या क्या रिवाइज करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, बट सीरियसली इट्स अ वेरी इजी एग्जामिनेशन। ओके, सो 2019 में इसने क्या करा, जो ये गलती पहले करता आया था इसने उसको साफ कर लिया, उसको रेमेडी दे दी अपनी। क्या कि ये जो 100 क्वेश्चंस है, इन 100 क्वेश्चंस में इसने कहा कि मैं अब तुमसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा करूंगा, मैं तुमसे लीगल पूछा करूंगा, मैं तुमसे जीके पूछा करूंगा, जीके में भी मैं स्टैटिक जीके पूछूंगा, मैं करंट अफेयर्स पूछूंगा, लीगल में भी मैं आपसे फैक्ट प्रिंसिपल पूछूंगा, मैं आपसे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं आपसे लीगल जीके पूछूंगा, ठीक है, मैं आपसे स्टैटिक जीके पूछूंगा। ये सारी चीजें इसने बहुत सारी चीजें इसने कहा कि मैं ये 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन ऐसे रखूंगा विच इज like you can see that majority of the question paper, majority of the questions of the question paper, 100 क्वेश्चन ऐसे रखूंगा जो कि लॉ एंट्रेंस के हिसाब से होने चाहिए, जो कि एक लॉयर को पता होने चाहिए, वुड बी लॉयर को पता होने चाहिए, हम वो क्वेश्चंस रखेंगे। तो इसने 100 क्वेश्चंस को उसमें डिवाइड करा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसने 100 क्वेश्चन जो 2019 में है उसमें कितने कितने क्वेश्चंस को किस किस तरीके से बांटा है। हालांकि जो मैं बताऊंगी वो फिक्स नहीं है, बट दैट हैज बीन फॉलोड इन 2019। ओके, उसके बाद इसने कहा कि ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, ये 30 क्वेश्चंस मैं रखूंगा एप्टीट्यूड के। एप्टीट्यूड का मतलब रीजनिंग और मैथ्स। मैथ्स को बहुत कम वेटेज दिया गया है, लेकिन रीजनिंग को ज्यादा दिया गया है। रीजनिंग में वो सारे टॉपिक्स इसने कवर किए हैं जो हमने आपको क्लासेस में करवाए हैं, चाहे वो रैंकिंग हो, ब्लड रिलेशनशिप हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, आपका सीरीज हो, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये सब कुछ इसने कवर किया है। बहुत ही डाइवर्सिफाइड तरीके से 30 क्वेश्चंस को कवर किया है कि इसने हर टॉपिक को टच करने की कोशिश की है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसने 30 क्वेश्चंस कहां कहां से उठाए। एंड द लास्ट 20 क्वेश्चंस ये लेगा इंग्लिश से। इंग्लिश में भी पैसेज नहीं दे रहा है, इंग्लिश में आपको सिनोनिम, इंटोनिम दे रहा है, इडियम फ्रेजेस दे रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, ग्रामर दे रहा है कि आपको प्रेपोजिशन डालना है, आर्टिकल डालना है, फिलिंग द ब्लैंक। सो आई थिंक कि मीनाक्षी मैम की जो हम लोगों ने 4 क्लासेस लगवाई थी आपकी पर बैच, वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इंग्लिश को रिवाइज करना चाहो तो वो देख लो, एंड आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो शैल बी स्टार्ट कि इसने 100 मार्क्स जो है, 100 क्वेश्चंस है, उनका डिवीजन कैसे किया है।
ठीक है, एक बार दिखाऊं मैं आप लोगों को। आर वी ऑन द सेम नोट? समझ आ रहा है सबको क्या बात हो रही है यहाँ पे? इतने दिनों बाद मिलके कैसा लग रहा है ये बता दो, चलो फिर दिखा देते हैं। बढ़िया, एकदम मजामा, बहुत शानदार, मुझे भी। चलो इधर देखो, ये क्या किया इसने, 100 क्वेश्चंस का डिवीजन है, ये दिख रहा है आपको, ये 100 क्वेश्चंस का इसने डिवीजन किया है। स्टैटिक जीके में से, स्टैटिक जीके में से 14 क्वेश्चंस तो इसने पूछे हैं बिल्कुल स्टैटिक वाले, 6 क्वेश्चंस इसने पूछे साइंस के, और 3 क्वेश्चन पूछे इसने इकोनॉमिक्स के। ओके, उसके बाद तो ये 23 क्वेश्चंस हो गए मेरे पास स्टैटिक जीके के। देन आया लीगल जीके। लीगल जीके का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ, व्हाट डज इट मीन बाय लीगल जीके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 2019, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। आर यू रेडी? व्हाट डू यू मीन बाय लीगल जीके? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन डज इट मीन बाय लीगल जीके? जैसे ये मुझसे पूछ रहा है, the first anti-terror legislature in India was, the first anti-terror legislature in India was, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये लीगल जीके का क्वेश्चन है, मतलब इसने लीगल को जीके के साथ जोड़ दिया। वेरी गुड टाडा। तो पोटा, पोटा, टाडा, फेरा और निया कौन सा है? तो यस टाडा। एक और क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको जो लीगल जीके की बात कर रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है। पूछ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ILI कहां पर है? इज लोकेटेड एट वेयर? न्यू दिल्ली, शिमला, भोपाल, हैदराबाद। ऑफ कोर्स इट इज इन न्यू दिल्ली। सो कैन यू इमेजिन द लेवल। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, कह रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 48 लीगल जीके में, अरे खुदा, Under Citizenship Act 1955, which of the following can be a mode of acquisition of citizenship to citizenship in India? दोबारा पढ़ रही हूँ। Under Citizenship Act 1955, which one of the following can be a mode of acquisition to citizenship in India? By birth, by descent, by nationality, both by birth and descent. बताइए। Yes. So, अगर आप लोगों ने जो हमने पढ़ाया है उसको थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है, आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि दिस एग्जाम विल बी अ केक वॉक। मैं ऐसे मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ और बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सच में बहुत इजी एग्जाम है। नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन से नहीं होता है, मतलब क्या मनीष? हम अकॉर्डिंग टू द एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए तो क्या करा, इसे लीगल जीके के क्वेश्चंस पूछे हैं 9। फिर आ गया ये कॉन्स्टिट्यूशन पे। जैसे कि मैं आपको पहले भी कहती आई हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किसी भी पेपर का, स्पेशली लॉ एंट्रेंस का, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत मेजर पार्ट। तो 30 क्वेश्चंस जस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ क्वेश्चंस पूछूं जो इससे पेपर में पूछे कॉन्स्टिट्यूशन के, आंसर दोगे? तुम्हें पता ही मैं तुम्हारा वेट ही नहीं करती हूँ। कितना इजी है, पूछते हो। Which of the following is not a fundamental right under the Indian Constitution? Which of the following is not a fundamental right under the Indian Constitution? Right to equality, right to freedom of religion, right to property, right against exploitation. बस, obviously. India, that is Bharat, shall be a union of states is provided among which of the provisions of Indian Constitution? कहाँ लिखी है ये बात? Article 1, subclause 1, Article 14, Article 240, Article 124. Exactly, Article 1.
आगे बोल रहा है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसने दिए, अच्छे तो नहीं मतलब बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। कह रहा है who can take part in the proceedings of parliament without being its member। मैं नहीं बता रही ऑप्शन, आंसर बताइए। यस, एक और क्वेश्चन, मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग राज्यसभा इलेक्शन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग राज्यसभा इलेक्शन? जी वेरी गुड। देखो मुझे तो ऑप्शन भी बताने की जरूरत नहीं है, तो तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि हमारा पेपर कैसा होने वाला है। पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। मेरे को लड्डू खिला दो, ठीक है? लड्डू नहीं, बर्फी प्लेन वाली, पिस्ता नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है? चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के, नहीं काजू वाली पसंद नहीं है मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन के 30 क्वेश्चंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा रिवाइज करना है। 5 लेक्चर्स लिए हुए पुनीत सर ने, उसके अलावा मेरी कॉन्स्टिट्यूशन वाली सीरीज बनी हुई है। सेकंड आपको कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ हम लोगों ने दी हुई है। तो आपको याद है जब हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, कुछ लेट ज्वाइनिंग भी हो सकते हैं इस मीटिंग में, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी 10 जून से पहले हम लोग रोज पीडीएफ दिया करते थे आपको एनसीईआरटी का, और उसके बाद उसका क्विज किया करते थे। डू यू रिमेम्बर दैट? सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, एवरीवन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, रीड दोज पीडीएफ। वो दिन याद करो जब तुम पूरा दिन पीडीएफ पढ़ा करते थे और फिर रात को मुझे क्विज दिया करते थे। वो कितने हसीन दिन थे, तुम कितना पढ़ते थे तब जब तुम छोटे बच्चे थे, याद आ रहा है? और अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, सबको पता है। सो यू हैव टू गो बैक टू दोज डेज। पूरा दिन पूरा पीडीएफ कंप्लीट करना है, उसका क्विज देखना है, उसके बाद यू हैव टू गो थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर सीरीज एंड देन कम बैक टू पुनीत सर के 5 लेक्चर्स। कोई भी नहीं बचा सकता। ये 30 क्वेश्चंस तो ऐसे करके आ जाओगे तुम लोग, कैसे क्या क्या पेपर बनाया है यार, ऐसे बोलोगे, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला लीगल एप्टीट्यूड। देखो लीगल एप्टीट्यूड को इसने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, 12 ही क्वेश्चंस पूछे हैं। लीगल एप्टीट्यूड का मतलब मेरा है जहां पर ये बोल रहा है आपसे, मैं आपको क्वेश्चन ही बता देती हूँ कैसे, आप जवाब मुझे दे सकते हो। आई नो यू कैन आंसर, यू ऑल कैन आंसर दैट। लाइक क्वेश्चन पूछ रहा है, सुनिए, when a person is prosecuted for committing a criminal offense, ठीक है? when the person is prosecuted for committing a criminal offense, the burden of proof is on, ऑप्शंस दो यार, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो। The burden of his proof is on the prosecution itself, ठीक है? वो प्रूफ करेगा कि भैया मैंने क्राइम किया है, and unless I am proved guilty I am innocent, okay? So prosecutor, ये लीगल एप्टीट्यूड का मतलब है। ओके समझ आ रहा है? एक और क्वेश्चंस में पूछ लेती हूँ आपसे लीगल एप्टीट्यूड से। जैसे कि अच्छा क्वेश्चन पूछो ना, नॉर्मल तो तुम लोग जवाब दे ही दोगे, मुझे पता ही है। चलो एक थोड़ा आसान, इनिएंडो हिंट्स टू, क्वेश्चन है, ऑप्शंस आर इंसुनिएशन, डेफेमेशन, कन्वर्जन और ट्रेसपास। ऑब्वियसली डेफेमेशन। इंसुनिएशन किसने लिखा है? मासू नहीं बेटा, डेफेमेशन बताया नहीं था। डेफेमेशन क्या होता है? क्या होता है डेफेमेशन? इनुएंडो मैंने एक बार वॉइस नोट भी भेजा था ग्रुप के ऊपर। इनुएंडो इज द सेकेंडरी मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, कि किसी को हम डिफेम कर रहे हैं लेकिन ऐसा पता ही नहीं चलने दे रहे कि डिफेम कर रहे हैं। अगर हम उस स्टेटमेंट का सेकेंडरी मीनिंग निकालेंगे देन इट इज डायरेक्ट हिंट बोला बेटा, इनडायरेक्ट हिंट नहीं बोला। यस, इट इज अ हिंट एट डेफेमेशन। गॉट इट? चलो ये सब आप कर लोगे, ये बहुत इजी है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय लीगल एप्टीट्यूड। ओके, नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। करंट अफेयर्स के अंदर एक इसने लीगल का क्वेश्चन पूछा। लीगल का क्वेश्चन इसने पूछा है वो अमेंडमेंट वाला, तो हम मान लेते हैं अमेंडमेंट आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन थे।
9 जनरल करंट अफेयर्स इसने पूछे, टोटल सिर्फ 13 क्वेश्चन पूछे करंट अफेयर्स के। अभी तक भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डोमिनेट कर रहा है। फिर आगे मैगजीन्स, 3 मैगजीन है, बहुत इजी मैगजीन पूछे हुए हैं, क्विड प्रो क्यो, क्यू फेसिक पर, एलियम फेसिक पर से, बहुत इजी मैगजीन्स पूछे हुए हैं। 2 बुक्स पूछी हुए हैं कि किसने लिखी है। फैक्ट प्रिंसिपल के 5 क्वेश्चन हैं और असर्शन रीजन के 3 क्वेश्चन हैं। अभी मैं आपको दोनों की ट्रिक बता देती हूँ कि फैक्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है और असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। इन दोनों को छोड़ के पहले मुझे बताओ किसी में कोई डाउट है, कुछ ऐसा कि समझ नहीं आया कैसे अटेम्प्ट करेंगे। दीज आर वेरी इजी थिंग्स एंड आई एम वेरी श्योर यू कैन डू दैट। ओके, तो चलो मैं बताती हूँ कि आपको फैक्ट प्रिंसिपल का, बुक्स वाला तो बेटा ऑथर का नाम पूछेगा, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको बुक्स वाले में क्वेश्चन कैसे पूछा है कि किसने लिखी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ लॉ एंड लाइफ, सो यू हैव टू टेल द नेम। दैट्स अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। हाँ मैं बता रही हूँ असर्शन वाले क्वेश्चन। चलो, असर्शन और फैक्ट प्रिंसिपल। फैक्ट प्रिंसिपल तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम आती होगी। आती है तुम लोगों को फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस में? फिर भी मेरा धर्म है बताना, मैं बता देती हूँ। देखिए, फैक्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि मुझे एक प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल का मतलब रूल ऑफ द गेम, कोई गेम का रूल है और उसी के बेसिस पे फैक्ट दिया है, कोई कहानी बनाई है उसने। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि उसने कहानी बनाई कि रामू एक नौकर है, नौकर जो है वो इस घर में काम करता है, वो सब्जी लेने जाता है, वो ये करता है, वो करता है, ऐसा 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 ऐसा, और नौकर से जो है वो बाहर जाके किसी का खून हो गया। प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी का भी खून होना इज नॉट एन ऑफेंस। दिस इज अ प्रिंसिपल, दिस इज द गेम, रूल ऑफ द गेम, दिस इज रूल एंड दिस इज द स्टोरी। फैक्ट मतलब कि जो सब घटा है। ओके, नाउ देयर विल बी 4 करेक्ट ऑप्शंस। I repeat, 4 correct options will be given to you and you have to choose the most appropriate one. मैं नहीं कह रही हूं कि कोई इनकरेक्ट होगा या कोई करेक्ट होगा, सब सही होंगे, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होता है फैक्ट प्रिंसिपल के हिसाब से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कोई भी 2 ऑप्शन होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, जिनको लगता है कि यार ये होगा ये होगा ये होगा, दोनों में फंस जाते हैं। तो आंसर वो वाला होता है विच इज मोस्ट रिजेंबलिंग टू द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल से सबसे ज्यादा मिलता जुलता होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका 99% जो रूल, मतलब मैं कहूँ ट्रिक है, जरूरी नहीं है हमेशा लगे। डिटॉल भी 100% जर्म्स को किल नहीं करता, 99% को किल करता है। ठीक है, तो 99% ये अप्लाई करता है कि यदि आप प्रिंसिपल के फुल स्टॉप, मतलब लास्ट फुल स्टॉप से पहले वाली लाइन पढ़ेंगे, मतलब जो लास्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो उस वाली लाइन से जो सबसे ज्यादा ऑप्शन मिल रहा होगा ना, कॉपी पेस्ट टाइप्स, वो आपका आंसर होगा। आप इस ट्रिक को कभी अप्लाई करके देख लेना, मतलब मैंने ये ट्रिक्स दी हैं तो ये बहुत अप्लाई की गई हैं। जैसे आपको याद है पुनीत सर ने एक ट्रिक दी थी कि जो सबसे लंबा आंसर होगा लाइन खींच लेना, ऐसे वाली, तो ये वैसी ही ट्रिक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना, बट यस ये काम करती है। प्रिंसिपल की लास्ट की लाइन जो होगी, लास्ट लाइन, उस 99% उस से जो ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा रिजेंबल कर रहा होगा वो आंसर होगा। बिल्कुल मैं दे देती हूँ, एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैं एक क्वेश्चन ही करा देती हूँ आपको फैक्ट प्रिंसिपल का। एक मिनट, छोटा सा देख लेती हूँ कोई, ताकि बोला जाए और आप लोग सुन लो, है ना। मैंने ना बहुत सारी फैक्ट प्रिंसिपल की वीडियोस भी बना रखी हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो मैं आपको भेज दूंगी वो सारी, वो भी आप लोग देख लेना। अभी एक क्वेश्चन भी करा देती हूँ और वो भी आप लोग देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार यही होगा, वीडियोस देखने से ही समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, फैक्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि हम सबसे पहले फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर हम ऑप्शंस देखेंगे। कभी भी सबसे पहले प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
सबसे पहले फैक्ट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप फैक्ट पढ़ते हो ना तो आधी कहानी आपके दिमाग में बन जाती है, एंड हाफ ऑफ द आंसर यू हैव ऑलरेडी कम अप टू द कंक्लूजन। अब सिर्फ आपको प्रिंसिपल चाहिए होता है कि प्रिंसिपल क्या कह रहा है, और उसके बाद आप ऑप्शंस पे आते हो। ठीक है, तो मैं पढ़ रही हूं पहले फैक्ट। फैक्ट कह रहा है P is the one, P is the guy. P gave consent to a surgeon S for the removal of appendix. While removing the appendix, S removed the gallbladder. ये फैक्ट है। ठीक है, बेचारा अपेंडिक्स निकलवाने गया, गॉल ब्लैडर निकाल दिया उसका एस ने। अब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे कुछ भी जज नहीं कर रहे। प्रिंसिपल कह रहा है when a person gives a consent for any act to be done by another, such person cannot claim damages arising out of the act done provided, last line शुरू हो रही है। ठीक है, हिंट दे रही हूँ, provided the act done was for the same for which the consent was given। ठीक है, आप समझ आ गया जो मैं आपको बोली थी 99%। चलिए ऑप्शंस पढ़ती हूँ, बताइएगा। पहला ऑप्शन, P can claim damages from S। Second, P is not bound to pay expenses for the surgery. P shall pay for the surgery of appendix but not for the removal of gallbladder. Fourth, P cannot claim damages from S। आंसर बताइए। ठीक है, so you all can do it, it's very easy। ये तो बहुत आसान भी था, इसमें तो कोई दो ऑप्शन ही नहीं थे जिसमें कंफ्यूजन था। अगर कंफ्यूजन हो तो आप उस ट्रिक को फॉलो कर लीजिएगा, यू विल गेट टू द आंसर। क्लियर एवरीवन? असर्शन रीजन की ट्रिक बताओ, या एक और क्वेश्चन बोलूं फैक्ट प्रिंसिपल का? बोलो, एक और बोलो। चलो ठीक है, फैक्ट कह रहा है A and B married through exchange of garland, ठीक है, and got their marriage registered by furnishing affidavit। ओके, प्रिंसिपल कहता है marriage is not valid only by mere exchange of garland। Marriage is not valid only by mere exchange of garland। Okay, options, marriage of A and B is valid even without registration। Second, marriage of A and B is not valid because it was by exchange of garland। Third, marriage is valid by exchange of garland if registration is done। Fourth, marriage is invalid even if the registration is done। C, क्योंकि प्रिंसिपल की लास्ट लाइन में ओनली लिखा था, याद आ रहा है? ओनली तो नहीं है ना, उन्होंने रजिस्टर्ड भी कराया है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल गेट टू द आंसर। ठीक है, ओके सेट। असर्शन रीजन क्वेश्चंस बताओ कैसे करेंगे हम लोग वहां। आप लोगों, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, और कैसे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आएंगे कैसे, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। असर्शन, रीजन एंड ऑप्शंस। ठीक है, एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है, आई विल बी बैक। हाँ, असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखिए। असर्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड असर्शन? असर्शन का मतलब होता है कि कोई कुछ असर्ट कर रहा है कि ऐसा होता है। असर्शन है एक तरीके का स्टेटमेंट मान सकते हैं, और वो कह रहा है कि रीजन, कि ये जो ऐसा होता है इसके पीछे ये वजह है, उसने एक रीजन दिया है। ओके, तो आप क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें असर्शन और रीजन के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। नाउ ऑप्शन जो 4 इसमें दिए होते हैं वो ऐसे दिए होते हैं कि असर्शन, सॉरी, ऑप्शंस जो दिए होते हैं वो ऐसे दिए होते हैं दैट assertion is right, reason is also right, and R is the right reason for A। ये ऑप्शन A होगा।
मतलब कि जो आर की रीजनिंग दी है वो बिल्कुल सही है ए के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया होगा कि असर्शन इज राइट, रीजन इज ऑल्सो राइट। बहुत दिनों बाद में कंप्यूटर पे लिख रही हूँ ना, तो मेरी राइटिंग के साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। assertion is right, reason is also right, but r is not the reason for a। मतलब कि वो इंडिविजुअली दोनों सही है, इंडिविजुअली दोनों सही है, लेकिन r जो है वो एक का रीजन नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया होगा कि a is right and r is wrong, और चौथा ऑप्शन a is wrong and r is right। so these are the options, okay। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप पहले मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे और फिर चारों ऑप्शंस को कनेक्ट करोगे, देन आई विल टेल यू द ट्रिक। रेडी? क्वेश्चन तो असर्शन है, देखो कोई भी जवाब नहीं देता, फिर भी मैं वेट नहीं करती हूँ, पता है ना। असर्शन कह रहा है, हाँ, असर्शन कह रहा है educated people do not like discrimination। ठीक है, ये है असर्शन, एजुकेटेड पीपल डू नॉट लाइक डिस्क्रिमिनेशन। रीजन है एजुकेशन, या नहीं, डिस्क्रिमिनेशन brings inequality। डिस्क्रिमिनेशन ब्रिंग्स इनइक्वालिटी। तो ये चार ऑप्शन लिखे हैं, बताइए आंसर क्या होगा। असर्शन, रीजन, चार ऑप्शंस, सोचिए सोचिए, करिए। क्या ए? क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया? ए बी सी डी सारे आ रहे हैं। चलो ठीक है, देखो अब मेरी बात सुन लो, ठीक है। आप लोगों ने बोलिया ना, मुझे समझ आ गया कितना शेयर कंफ्यूजन है। असर्शन सही है, एजुकेटेड पीपल डू नॉट लाइक डिस्क्रिमिनेशन, सही बात है। रीजन कह रहा है मतलब कि ए इंडिविजुअली ए की बात कर रही हूं मैं, सही बात है। अब मैं इंडिविजुअल आर की बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप नहीं बिठा रही हूँ, इंडिविजुअल आर की बात कर रही हूँ। डिस्क्रिमिनेशन ब्रिंग्स इनइक्वालिटी, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। तो लड़ाई जो है वो इन दोनों ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए और बी में। दैट वेदर आर इज द राइट रीजन फॉर ए और नॉट, आर इज द राइट रीजन फॉर, समझ आ रहा है? दिस इज द फाइट, ऑप्शन ए एंड बी, बिकॉज दे बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट। और यही मेजर ऑप्शन जो होंगे, मेजर क्वेश्चंस होंगे, वो इन्हीं दो ऑप्शंस में लड़ाई होगी आपकी। नाउ ट्रिक सुनना, 99% ट्रिक अप्लाई करती है, 99.99% अप्लाई करती है ये वाली ट्रिक। ये कहीं लिखी नहीं है किताबों में, ये सेल्फ डेवलप्ड किट है, ट्रिक है, ठीक है। तो इसको एकदम ऐसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसमें टोटल तो लिखा ही नहीं है ना, ऑल तो लिखा ही नहीं है मनीष, ऑल लिखा है? ऑल तो लिखा ही नहीं, ऑल एजुकेटेड पीपल डू नॉट लाइक डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी लिखा है, ओके। और हमें जो नहीं लिखा वो पढ़ना ही नहीं है। और आप याद करो, जो मैंने आपको क्लासेस में भी मैं बताया करती थी कि अगर आप ज्यादा इफ बट देखने की कोशिश करोगे ना, तो आप हमेशा फंस जाओगे।
आप वकीलों की तरह सोचने की कोशिश करोगे, फंस जाओगे। आप लोग कौन हो? यस, ठीक है, गुड, गुड, वेरी गुड। तो हमें फैक्ट के साथ नहीं खेलना। मैंने तो बोला नहीं होगा। प्राची रुक तो जा बेटा, सबर कर, अभी तो मैं बता रही हूँ ए और बी में फाइट कैसा है। नाउ ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनना। अब मेरे को ये देखना है कि जो आर है वो करेक्ट रीजन है या नहीं है। इसकी ट्रिक ये होती है कि आप आर को करेक्ट रीजन सिर्फ और सिर्फ तब मानोगे जब वो रीजन एक लौती वजह है, उसके अलावा कोई वजह ही नहीं। अगर उस रीजन के अलावा कोई और वजह नहीं है तो आप उसको आर ऑप्शन ए मार्क करोगे, वरना ऑप्शन बी मार्क करोगे। समझ आ रहा है? तो आप मुझे इस क्वेश्चन में एक बारी बताओ, एजुकेटेड पीपल डू नॉट लाइक डिस्क्रिमिनेशन, क्या इसकी एक लौती वजह ये है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी लाता है, या कोई और भी वजह हो सकती है? क्या एक लौती वजह ये है कि डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी लाता है, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है ना? और भी रीजंस हो सकते हैं ना? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, गॉट इट? एक और क्वेश्चन दूं? अब अपने आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? आगे समझ? चलो क्वेश्चन लिखो फिर। असर्शन लिखना। असर्शन कह रहा है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सॉरी of India is celebrated on 26th January 1950, या was celebrated कर लो इसको, was celebrated on 26th of January 1950, ठीक है? रीजन कह रहा है 26th of January 1930 पूर्ण स्वराज was proclaimed. Option 1, A is right, R is right. R is the correct reason for A. Option 2, A is right, R is right. R is not the correct reason for A. Option 3, A is right, R is wrong. Option 4, A is wrong, R is right. ओहो, पूरा चैट बॉक्स भर दिया तुमने तो। अरे कोई तो गलत दो, ऐसे नहीं चलेगा। सारे सही जवाब दे रहे हो, ऐसे नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही मनीष। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप इनको इंडिविजुअली चेक करोगे, उसके बाद दोनों का रिलेशनशिप निकालोगे। ठीक है? अरुण बी नहीं है, आंसर ए है। एक लौती वजह 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाने की यही थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है? कर लोगे आप? नाक तो नहीं कटवाओगे? क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन बोलूं एक?
असर्शन रीजन का आंसर बताओगे? पेपर का क्वेश्चन बोलती हूँ, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, ऐसे टेंशन मत लो तुम, मैं जब तक हूँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनो, ठीक है, असर्शन कह रहा है, असर्शन कह रहा है under article 253 of Indian constitution the parliament can make any law on international subjects irrespective of the fact that some item may fall in state list, central list and concurrent list. Okay? अच्छा, एक चीज क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज मैं बता देती हूँ दोबारा से। देखो, असर्शन रीजन में ना आपका ज्ञान बहुत काम आएगा। अगर सोचो कोई ऐसा बच्चा जिसको पता ही नहीं होता पूर्ण स्वराज के बारे में, जिसने कभी सुना ही नहीं होता, तो ऐसे प्लीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कभी सुना ही नहीं है इस बारे में, तो क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बारे में बात करेगा। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है उस ऑप्शन के बारे में, देन लीव इट। आप लोग फटाफट ऑप्शन ए क्यों मार्क कर पाए? बिकॉज यू नो अबाउट पूर्ण स्वराज, यू नो अबाउट रिपब्लिक डे। व्हाट इफ इसने यहाँ पे कोई और साइंटिफिक चीज डाल दी थी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, देन यू वुड बी लीविंग दैट क्वेश्चन। ओके, गॉट मी राइट? दोबारा से पढ़ रही हूँ पेपर का। असर्शन क्या कह रहा है? अंडर आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ इन इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स irrespective of the fact that some item fall in state list, concurrent list or central list. Okay, reason: the Wildlife Protection Act 1972 is one of the examples of such practice. बताइए, ये चार ऑप्शंस हैं आपके। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ऑप्शन बी, दोनों इंडिविजुअली बातें सही हैं, लेकिन वो उसका रीजन थोड़ी है, इसलिए थोड़ी ना पार्लियामेंट बनाता है क्योंकि कभी वाइल्ड लाइफ बनाया था। ये क्या बात हो गई? समझ आया? वेरी नाइस। क्या बेटा? वन ऑफ द इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रैक्टिस। और एग्जाम्पल रीजन में थोड़ी ना आता है। आप वैसे भी अगर एग्जाम्पल दे रहे हो किसी चीज का, तो वो रीजन थोड़े ना बन जाएगा। अगर ये उल्टा होता, अगर ये उल्टा होता, जो लिखा है इसने रीजन को वो असर्शन में देता और ऊपर वाली चीज को रीजन में देता, तो मैं फिर भी इसको कंसिडर करती, है ना? आ गया समझ अब सबको? शाबाश जीतो, हो गया, डन। आगे बढ़े अब हम। चलिए, अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसने इन 100 क्वेश्चंस के बाद कवर किए हैं। मतलब कि ये सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं अपने रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए, मतलब अगले 30 क्वेश्चंस के लिए। एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वन ऑड वन आउट, पजल, एज प्रॉब्लम, रैंकिंग, ब्लड रिलेशनशिप, नंबर्स, बॉड मास, डिक्शनरी, कैलेंडर, रेशियो, एसटीडी, ये 30 क्वेश्चंस हैं जो इसने कवर किए हैं। अब अगर आप लोग चाहो तो मैं ये 30 क्वेश्चन, सिर्फ 30 क्वेश्चन को सॉल्व करके एक वीडियो आपको दे सकती हूँ, अगर आप चाहो तो क्या आप ऐसा चाहते हो या आप खुद कर सकते हो? मैं आपको सिर्फ पेपर दे दूं। तो मैं आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगी, ताकि आपको समझ याद आ जाएगा। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना कोई, तो आपको साथ में कंसेप्ट भी याद करवा दूंगी। बेटा 2018 का पैटर्न अलग था, 2019 लेट आई है क्या प्रियंका क्लास में? हाँ, मैं दे देती हूँ आपको। तो मैं 30 क्वेश्चंस, हाँ 2018 में मैथ्स ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अभी 30 क्वेश्चंस ही पूछेगा, मैथ्स रीजनिंग मिलाकर। उसमें भी मैथ्स का वेटेज कम है, ठीक है? तो मैं ये 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे दूंगी एक बार। तो हाफ एन आवर का प्रोबेबली शायद वीडियो होगा, आप वो देख लेना पूरा। हो सकता है कि उसके अंदर मैं आपको थोड़े आगे पीछे के कॉन्सेप्ट भी याद करवा दूं, तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद आप जाके अपना रिविजन स्टार्ट कर लेना, इट वुड बी इजी फॉर यू। एंड लास्ट 20 क्वेश्चंस पेपर के, लास्ट 20 क्वेश्चंस जो 4 लेक्चर मीनाक्षी मैम के हैं, वो देख लेना अच्छे से। सिनोनिम, इंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस और ग्रामर के हैं। आरसी नहीं पूछा गया है।
अब एक बार टाइम मैनेजमेंट पे हम बात कर लेते हैं कि कितना टाइम किस सेक्शन को देना है, करें डिस्कस। तो हमने जैसे हमें पता चला कि हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चंस करने हैं और 20 क्वेश्चन करने हैं, टोटल है 120 मिनट्स। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्योंकि आप लोग सब अच्छा खासा पढ़ रहे हो, कोई शिकायत नहीं है मुझे आपसे। एक बात बताओ कि अगर आपके पास कोई स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है, लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, यदि वो आपको आता है, यदि आपने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, चारों ऑप्शंस देखे और आपको आता है, व्हाट इज द प्रूडेंट टाइम इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? वन क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए प्रूडेंटली? 5 सेकंड में तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाओगे। क्वेश्चन पढ़ना है, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, यू हैव टू मार्क 30 seconds. Yes, 30 seconds is the maximum prudent time you should invest in these 100 questions. इसका मतलब 50 मिनट, ठीक है? ओके, तो बस 50 मिनट पेपर के इसको दे दिए। अब इंग्लिश की मुझे बताओ, अगर पैसेज नहीं है, सिनोनिम इंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कितनी देर में हो जाएंगे? अपने लेवल से बताओ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 क्वेश्चन इंग्लिश के जो सिनोनिम इंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कितनी देर में हो जाएंगे? 15 मिनट लगा लो, वैसे 10 मिनट में हो जाने चाहिए, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए 15 मिनट लगा लेती हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा पेपर का खत्म हो गया, 1 घंटा 5 मिनट खत्म हो गए। आपके पास कितना टाइम बचा है इसके लिए? 30 क्वेश्चंस, 55 मिनट्स, 1.5 मिनट लगाओगे आराम से एक क्वेश्चन पे, विच इज मोर देन सफिशिएंट। 1.5 मिनट बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वाला पार्ट खत्म कर लेंगे पेपर का। अब जब हमने ये वाला पार्ट खत्म कर लिया तो मेरे दिमाग से एक बोझ उतर गया, यार मैं 100 क्वेश्चन कर चुका हूं और अभी मेरे पास आधे से भी ज्यादा टाइम बचा हुआ है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाला पार्ट कर लोगे, ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगा कि यार अभी तो 1 ही घंटा बचा है। हाँ बिल्कुल प्राची, आपको समझ आ जाएगा यार अभी 1 ही घंटा 5 मिनट हुआ है एंड आई हैव डन मोस्ट ऑफ द पेपर। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी मैथ्स और रीजनिंग पे लगानी है। अगले सिर्फ 30 क्वेश्चंस करने हैं और मेरे पास 55 मिनट है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे बूस्ट करेगा पेपर में। ऐसे मत करना 2 क्वेश्चन उसके, 3 क्वेश्चन उसके, ऐसे जंबल मत करना पेपर। एंड जो आता है उसको मार्क करते जाओ। जिसमें आपको लगता है डाउट है, जिसमें भी आपको लगता है डाउट है, उसको रिव्यू पे डाल देना। ऊपर एक रिव्यू का ऑप्शन होता है, उस पे डाल देना। उस समय गेस वर्क मत करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में गेस वर्क बिल्कुल भी मत करना। नाउ अभी मैं बता रही हूँ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, वो तो डिपेंड करता है ना आपको कितना पेपर आता है उस पे। गेस वर्क, जीरो गेस वर्क। सो इन द फर्स्ट गो, मान लेते हैं हमने 100 क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 में से मुझे सिर्फ 60 तो बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने, 50 ही क्वेश्चन आते थे, श्योर शॉट आते थे। आप 50 ही मार्क करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। बाकी के आप मान लो कि 30 क्वेश्चंस में यू वर डाइसी और 20 क्वेश्चन आपको आते ही नहीं थे। इनको तो हाथ ही नहीं लगाना। ये मैं आइडियल टर्म ले रही हूँ, इसका बाइफिकेशन, और आइडियली यही होता है, ठीक है? 30 क्वेश्चंस में यू वर थोड़ा ऐसे कि यार गेस वर्क करूं ना करूं, प्लीज डू नॉट टच दोस 30। इन 20 क्वेश्चन में से भी मैं मान लेती हूँ कि आपको 10 ही आते थे, 10 तो कम हो गए इंग्लिश के हिसाब से, मान लो 15 आते थे। इंग्लिश में तो गेस वर्क का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, और 5 आपने छोड़ दिए, ठीक है? तो अभी कितना अटेम्प्ट हो गया? मेरा अटेम्प्ट हो गया 65, जीरो गैस वर्क। 65 जीरो गैस वर्क। अब
इन 30 क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं आती हूँ। इस 30 क्वेश्चन में से मैं 50-50 का एवरेज लेके चलती हूँ कि आपको सिर्फ 15 आते थे और 15 आते ही नहीं थे, आपने छोड़ दिया जीरो गेस वर्क। कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर चुके हो? आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, आपका मार्क्स आ गए 390। 390 कट ऑफ तो क्रॉस हो गई, 384 गई थी पिछले साल, कट ऑफ क्रॉस हो गई। प्लस अभी मेरे पास ये 30 क्वेश्चन है और ये 15 क्वेश्चन है जिनमें मैं गेस वर्क कर सकता हूं। तो इट मींस कि आपके 90 अगर ऐसा अटेम्प्ट जा रहा है जो कि आपको लगता है कि यार ये श्योर शॉट है, इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस पे रिस्क ले सकते हो। वो 10 क्वेश्चन आपको इन 45 क्वेश्चन में से जज करने होंगे कौन से है। नाउ ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने बनाया है ये बहुत वेरी करेगा, ये बहुत वेरी करेगा कि आप कहां से कहां पे जा सकते हो। हाँ 270 वाज द लोएस्ट, 270 वाज द लोएस्ट। मैं दिखाती हूँ आपको, कट ऑफ का मैंने लिखा होता, पूरा डेटा निकाला था। एक सेकंड, जो हाईएस्ट था वो था 38। अच्छा सॉरी, अच्छा ये कह रहे हो। तो आपका जो कट ऑफ गया था वो गया था ऐसी शायद 270 के आसपास से 384। दिस वाज द रेंज जहां पे एडमिशन हुए थे। तो अब मुझे क्या करना है कि माय टारगेट हैज टू बी कि एटलीस्ट मेरे 350 या फिर 360 मार्क्स आए, मेरे 350 या 360 मार्क्स आए, तब जाकर आप सोच सकते हो कि मैं गेस वर्क करूं। अब नाउ दिस क्वेश्चन कि मैम कितने क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट करें या फिर गेस वर्क कितना करें या ना करें, ये बहुत सब्जेक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओके उदित, ओके थैंक यू। अगर आप लोग ये वाला जो पेपर जो 2019 का पेपर है मैं भी भेज देती हूँ, आप खुद अपना 2 घंटे का टाइमर लगा के एक बार पेपर को सॉल्व करना और खुद देखना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। किसी ने किया ऐसा? किसी ने पूरा टाइमर लगा के, ऐसे रैंडमली नहीं, प्रॉपर टाइमर लगा के सॉल्व किया बीएचयू का पेपर 2019 वाला? क्या स्कोर आ रहा है मनीष, और कितना टाइम लगा पेपर सॉल्व करने में? कोई बता सकता है मुझे? उदित किया था बेटा सॉल्व? ऋषभ, आकाश, बताओ मुझे स्कोर बताओ क्या आया था। स्कोर याद नहीं है क्योंकि शायद स्कोर के हिसाब से सॉल्व भी ना किया हो, ये भी हो सकता है स्कोर के हिसाब से सॉल्व भी ना किया हो, बस सॉल्व करके छोड़ दिया हो कि आता है या नहीं आता, पैटर्न देखने के लिए। हाँ, मैथ्स को छोड़ के 280, ठीक है, नॉट बैड। ओके, सो हमारा जो टारगेट है 450 में से कम 350 नंबर का है, कम से कम बोल रही हूँ, कम से कम 350 नंबर का है उसके। और 350 नंबर लाने के लिए का मतलब क्या है कि मुझे कम से कम 110 प्लस ठीक करने होंगे, 110 प्लस ठीक करने होंगे। तो आप 100 क्वेश्चन तो ये मान के चलो कि कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल जीके, जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, जो आपको जो चीजें समझाई गई हैं वो कहीं गलत नहीं हो सकती अगर आप प्रॉपरली रिवाइज करोगे, रिलीजियसली वो चीजें फॉलो करोगे व्हाट वी हैव गिवन टू यू। ओके, एंड देन व्हेन इट कम्स टू मैथ्स के वही बेसिक टॉपिक्स हैं जो करवाए हैं। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ मैथ्स के साथ ये होता है कि आप अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहते, डर जाते हो यार कौन टाइम वेस्ट करे यार, पहले यार ये है वो है। सो आपको वो फोबिया निकालना पड़ेगा, देन मैथ्स विल बी द रियल गेम चेंजर फॉर यू। आप मैथ्स को करते ही नहीं हो, मतलब रेस में पार्टी नहीं लोगे तो डेफिनेटली हारे हो। सो यू हैव टू लीव दैट फोबिया फ्रॉम, मतलब उसको बिल्कुल इरेडिकेट कर दो। अटेम्प्ट पे फर्क नहीं पड़ता प्राची, अटेम्प्ट इज नॉट द राइट वर्ड। अटेम्प्ट तो मैं जाकर सारे कराऊं, फर्क इस बात से पड़ता है कि सही कितने हैं, गेसवर्क कैसा है, आपको गेसवर्क एलिमिनेट करना है। अगर आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है तो आप फिर भी एक बार को चांस ले सकते हो, 3 में डाउट है तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। 2 दिनों में कैसे करें मैथ्स?
पहले कभी मैथ्स नहीं किया कि ये से सवाल क्यों उठा रहे हो भाई? गैलेक्सी M11 बेटा हमने मैथ्स करवाया है, मैंने पढ़ाया है यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? मैं रो पढ़ूंगी। मैंने पढ़ाया है तुम्हें मैथ्स, तब प्रैक्टिस करवाई गई है, रीजनिंग करवाया गया, क्या बात कर रहे हो यार? 2 दिन में थोड़ी ना करना है। चलो कोई बात नहीं, मैं 30 क्वेश्चंस का जो वीडियो बनाऊंगी ना, उससे काफी मदद मिल जाएगी तुम्हें। नालायको, तो अब क्यों जाग रहे हो? कभी मतलब जो जब से प्रैक्टिस करवाई है तब से प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्या कुछ भी? बिल्कुल भूल गए, दफना दिए जो कुछ पढ़ाई की थी हमने। अब जब पेपर का एडमिट कार्ड आया तभी निकले हैं। मैंने नहीं किया सही से तो वेरी गुड, तालियां बजा दो एक बार गैलेक्सी M11 के लिए। नहीं किया सही से, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे पता है प्राची, मैथ्स को इसीलिए तुम लोग छोड़ देते हो। ऐसे मत करो यार, बहुत मेहनत से पढ़ाया है मैंने, ऐसे मत करो प्लीज। दैट विल बी द गेम चेंजर। गेम चेंजर होगा। अच्छा हुआ इसने ना गैलेक्सी M11 ने नाम नहीं लिखा हो अपना, वरना बेचारा एम्बैरेस हो जाता। चलो चलो ठीक है। अच्छा सत्यम, ठीक है। सो प्लीज पढ़ लो। मैं अभी 30 क्वेश्चंस का आपको वीडियो दूंगी ना मैथ्स का, तो उससे काफी हेल्प हो जाएगा, कोई ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड देन ऑल ऑफ यू 2019 का 2 घंटे का टाइम लगाकर पेपर दो, और मेरे साथ ईमानदारी से टाइमर लगाकर अपना स्कोर शेयर करना कि मैंने टाइम लगा के पेपर दिया, उसके बाद मेरा ये स्कोर आया है। कोई बात नहीं मोनिका, अभ्यास, अभ्यास ही होता है जो मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल दे लास्ट, देख लेती हूँ। हाँ तो ये रहे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये रहे जो पूछे गए हैं सारे। आप बताओ इसमें मैं क्या इंपॉर्टेंट बोलूं? सारे क्वेश्चंस पूछे हैं उसने। यस, ऑल्सो वुमेन। अब देखो 6 क्वेश्चन इसने ब्लड रिलेशन के दिए हैं, 4 क्वेश्चन इसने नंबर सीरीज के दिए हैं, सबके एक क्वेश्चन दिया है। और आपको तो पता ही है एक एक क्वेश्चन की वैल्यू, तुम क्या जानो। लास्ट 5 साल के पेपर तैयार करने की जरूरत नहीं है प्राची, क्योंकि 2019 में पैटर्न बदल गया था। आकाश, उन बच्चों को इग्नोर कर दो, ठीक है? ऐसे बच्चे जो एविडेंस एक्ट, CRPC, CPC, IPC पढ़ रहे हैं ना, आप मुझे एक क्वेश्चन दिखा दो एविडेंस एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट, CRPC, CPC का, प्लीज ये सब मत करो। सिंपल चीजें पढ़ो, सिंपल पेपर रखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ो, जो कुछ करवाया है उतना भी कर लोगे, पेपर आराम से निकल जाएगा। सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम है तो सिर्फ मैथ्स को तो ये तवज्जो देता भी नहीं है। ये देखो टोटल 6 क्वेश्चन है, रीजनिंग ही मेन है। अरे नहीं है पुराने वाला पैटर्न बाबा। आई रियली डोंट लाइक नेगेटिव थिंग्स यार, यू नो माई एटीट्यूड। क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसी बातें करके? हाँ हाँ सब सही होगा, टेंशन मत लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पुराने वाला पैटर्न होगा तो ऐसे मेरे पर डिपेंड मत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी मेहनत करके अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे। CRPC, अरे CRPC पॉसिबल ही नहीं है। CRPC दानिश, CRPC कैसे आ सकता है? CRPC की मैक्सिमम फुल फॉर्म पूछ सकता है, व्हाट इज CRPC? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट्स इट। CRPC लॉ में जाने के बाद भी तुम कहीं 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे? पॉसिबल ही नहीं है CRPC के क्वेश्चंस पूछ ले वो। हाँ मैं पेपर भेज दूंगी। ये बात मैं आप लोगों को पहले दिन से बोलती आ रही हूँ कि अगर आप अपने आप को ज्यादा जो आपको नहीं आता उसके ऊपर फोकस करोगे तो जो आपको आता है आप वो भी भूल जाओगे। अच्छा मेरा एक ना मन कर रहा था, अगर आप लोग मेरा साथ दो तो आई वांट कि ये जो इतना भरा हुआ है ना नेगेटिविटी, या फिर यू गेट योर, कितना डाइवर्ट हो जाते हो तुम लोग, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अगर सामने वाला कुछ कैसा परफॉर्म कर रहा हो, या फिर कोई एक ऐसा बच्चा जिसके
क्विज में अच्छे नंबर आते हैं और वो तुम्हें कह दे कि यार मैं तो वो पढ़ रहा हूँ, और तुम्हें अचानक से लगने लग जाता है कि मैं जो भी करता आया हूँ वो सब खराब है और मुझे भी ये पढ़ना चाहिए. इफ यू actually feel something like this, you need to really work on yourself. So I was just thinking कि मैं कुछ स्टार्ट कर दूं, रामबाण दे दो मैथ्स का. कुछ नहीं होता यार ऐसे, मतलब मैं क्या रामबाण दे दूंगा मैथ्स का. पास तो तुम सब हो जाओगे, अगर जो पढ़ाया है वो भी पढ़ के जाओगे तो तुम सब हो जाओगे. मैंने जब हम लोगों का बैच खत्म हो रहा था तो मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है. अगर आप वो चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर दोगे तो ये जो इतना नेगेटिविज्म भरा हुआ है दिमाग में वो सब एलिमिनेट हो जाएगा. नंबर 1 इज स्टार्ट हैविंग डेली फ्रूट. यू रिमेम्बर मैंने आपको बोला था कि रोज एक फ्रूट खाना शुरू करो. रोज एक फ्रूट खाओ. फ्रूट नहीं तो कुछ भी रॉ वेजिटेबल, अनकुक्ड वेजिटेबल खाओ. खीरा खा लो, टमाटर खा लो, एनीथिंग. ऑल्सो what has helped me throughout a lot is any kind of physical activity. Add on any kind of physical activity in your lifestyle. अभी आप लोग बाहर नहीं जाते हो, नहीं जा सकते हो, तो घर में ही कुछ 1 घंटा कम से कम योगा करो, सूर्य नमस्कार करो. You do anything that will help you a lot to focus on yourself, focus on your preparation. अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग इतने ज्यादा सोशलिटल बिहेवियर में, स्ट्रक्चर में रह रहे हैं कि वी डू गेट आवरसेल्फ अट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट पीपल आर डूइंग. लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने क्या किया है. कुछ भी करो, पसीना निकालो. अगर पसीना नहीं निकल रहा है देन इट इज, यू आर नॉट हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल. समझ रहे हो आप. ये दोनों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अभी इसकी वैल्यू नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन ये अगर आप इम्बाइब कर लोगे ना, सिर्फ 21 दिन भी कर लोगे, देन यू विल रियलाइज दैट व्हाट इज द डिफरेंस. ओके, चलो मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ, मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी है. कल पुनीत सर की क्लास है, सेम टॉपिक. वो आपको करंट अफेयर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे होंगे, जीके कैसे देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देखना है. तो आई हैव टोल्ड हिम कि वो कल की क्लास लेंगे 5 बजे. ठीक है. इट विल बी फोकस्ड ऑन BHU ओनली. हैप्पी. तब तक मैं आप लोगों को आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चंस का भी वीडियो दे दूंगी. तो कल मिलते हैं हम लोग 5 बजे. और किसी को कोई डाउट? नो नेगेटिविटी. ओके, स्टे पॉजिटिव. क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा. इतनी टेंशन मत लो. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? कोरोना कुड नॉट एंड द वर्ल्ड. दिस वन मेयर एग्जाम, हाउ कैन इट बी? चलो, स्माइल एवरीवन. शक्लें दिखा दो थोड़ी. हेलो तोशिबा. हाय आकाश. हाय अनीश. हाय प्राची. हेलो रंजीत. हेलो सान्या. कितने सुंदर हो यार तुम सब. नहा भी लिया करो कभी कभी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. खुश रहो सब. चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग. ओके, बाय एवरीवन. लव यू. बाय.